साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि वरिष्ठ राम भक्त और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आतंकवादी संगठन रणवीर सेना का एजेंट है। गिरिराज सिंह बेगूसराय लोकसभा सीट से भाजपा का प्रत्याशी भी है। अब इस पूरे वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। सबसे पहले मैं आपको रणवीर सेना के बारे में कुछ बताता हूँ। साथियों, 1980-90 के दशक में बिहार में रणवीर सेना का गठन हुआ था। जो रणवीर बाबा थे जिनके नाम पर ये सेना गठित की गई, रणवीर बाबा की इतिहास में ऐसी कोई चर्चा नहीं मिलती है। एक तरह से आप उनको पौराणिक चरित्र कह सकते हैं, लेकिन भूमिहारों का कहना है, बिहार में कुछ भूमिहारों का, कि वे बहुत बड़े उनके नायक थे, उनके हीरो थे। तो उनके नाम पर ही रणवीर सेना का गठन हुआ और इसकी बुनियाद परमेश्वर मुखिया नाम के एक शख्स ने डाली। ये वो दौर था जब बिहार में पिछड़ी जातियों का, दलितों का जागरण शुरू हो गया था। उन लोगों में जागृति आने लगी थी और बिहार में जो सामंती समाज हुआ करता था, जिसमें सामंतों के द्वारा दलितों पर, पिछड़ों पर बहुत जुर्म ढाए जाते थे, उसका एक तरह से प्रतिरोध शुरू हो गया था। नक्सली हिंसा भी होने लगी थी। वैसे मैं वीडियो में स्पष्ट कर दूं कि मैं नक्सलवाद का घोर विरोधी हूं और जनतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए मैंने इसको स्पष्ट कर दिया कि नक्सलवाद का मैं घोर विरोध करता हूं। तो खैर, नक्सली हिंसा भी शुरू हो गई थी और उसी सब के बीच में रणवीर सेना जो एक निजी सेना थी, इसने एक, मतलब इसको मिलिशिया कहते हैं, इसने एक मिलिशिया के रूप में जन्म लिया और इसके हथियारबंद लोगों ने दलितों के बड़े बड़े नरसंहार करने शुरू किए। उन नरसंहारों की यदि मैं लिस्ट गिनाने लगूं तो ये पूरा का पूरा वीडियो ख़त्म हो जाएगा। तब भी कुछ बड़े बड़े नरसंहारों की मैं चर्चा करता हूं। एक बहुत बड़ा नरसंहार था जो दिसंबर 1997 में हुआ था। बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार है, सबसे बड़ा मैसेकर है, और वो लक्ष्मणपुर बाथे गांव में हुआ था। लक्ष्मणपुर बाथे गांव उन दिनों जहानाबाद जिले का हिस्सा था, आजकल वो अरवल जिले का हिस्सा है। तो दिसंबर में जब कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी तो भोजपुर जिले और जहानाबाद जिले के बीच एक ये सोन नदी बहती है। सोन नदी को ही पार करके, नाव से पार करके रणवीर सेना के आतंकवादी घुसे और लक्ष्मणपुर बाथे गांव में उन्होंने खून की नदियां बहा दी। कुल मिलाकर 59 लोग मारे गए, जिसमें बूढ़े लोग थे, औरतें थीं, छोटे छोटे दुधमुहे बच्चे थे। अब ये रणवीर सेना के आतंकवादियों पर ऐसा खून सवार था कि इन्होंने छोटे छोटे दुधमुहे बच्चे को भी नहीं छोड़ा। उनका कहना था कि ये बच्चे बड़े होके नक्सली बन जाएंगे। औरतों के इन्होंने पेट चीर दिए, गरीब औरतों के। उन्होंने कहा कि यही औरतें नक्सली पैदा करती हैं। तो नक्सलियों के नाम पर अबोध बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को, किसी को नहीं छोड़ा गया। वो इतना बड़ा नरसंहार था कि पूरा हिंदुस्तान हिल गया। और उस समय के जो राष्ट्रपति थे भारत के, डॉक्टर KR नारायणन, उन्होंने उसको राष्ट्रीय शर्म बताया, नेशनल शेम बताया। यहाँ तक कि नारायणन साहब ने लक्ष्मणपुर बाथे आने की इच्छा भी प्रकट की, लेकिन बिहार सरकार ने शर्मिंदगी से बचने के लिए बहाने बना दिए कि सड़क बहुत ख़राब है, हेलीकॉप्टर नहीं उतर सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, और उन लोगों ने राष्ट्रपति को नहीं आने दिया। ये नरसंहार इतना बड़ा था कि उस समय जो जहानाबाद के SP हुआ करते थे, राजन साहब, 87 बैच के IPS थे, उनको सरकार ने रातों रात निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। खैर, वो तो ऐसे ही बलि का बकरा बना दिए गए, जैसा सरकार में होता है। तो इसी तरह और भी बड़े बड़े नरसंहार हुए। मियाँपुर नरसंहार हुआ सन 2000 में, औरंगाबाद में बहुत सारे नरसंहार हुए, नारायणपुर नरसंहार हुआ। ये ज़्यादातर नरसंहार जो हुए वो भोजपुर ज़िले में हुए, या फिर जो मगध का इलाका है, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, इन सब ज़िलों में हुए। ये नरसंहार इतनी तेज़ी से हुए, खून की इतनी नदियाँ बहीं कि सरकार को जहानाबाद को काट के एक नया ज़िला अरवल बनाना पड़ा। अरवल पहले पुलिस ज़िला हुआ करता था,
अब वो राजस्व जिला है। पुलिस जिला का ये मतलब हुआ कि वहाँ एसपी होते थे, डीएम नहीं, लेकिन अब वो राजस्व जिला है, अब वहाँ डीएम और एसपी दोनों होते हैं। मैं ये सब बातें फर्स्ट हैंड भी जानता हूँ क्योंकि मैं खुद अरवल ज़िले का एसपी रह चुका हूँ। ये बात मैं आपको 2003 की बता रहा हूँ। और मैं जब अरवल ज़िले का एसपी था तो मैं लठ लेकर ऐसा पीछे पड़ा रणवीर सिन्हा के कि देखते देखते मुझे वहाँ से हटा दिया गया, क्योंकि उन दिनों एक कानून था हिंदुस्तान में जिसको पोटा कहते थे, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, संक्षेप में पोटा कहते थे। अब वो कानून खत्म हो गया है। तो पोटा के तहत भारत सरकार ने बहुत सारे संगठनों को घोषित किया था आतंकवादी संगठन, जिसमें कश्मीर के संगठन थे आतंकवादी संगठन, पंजाब के खालिस्तानी संगठन थे, लेकिन रणवीर सिन्हा को उस सूची में नहीं डाला गया था। इसकी राजनीतिक वजह थी क्योंकि बिहार में ज़्यादातर जो भूमिहार होते हैं वो भाजपा के परंपरागत मतदाता होते हैं। केंद्र में उन दिनों भाजपा की सरकार थी, वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। तो वाजपेयी को लगा कि यदि रणवीर सिन्हा को आतंकवादी संगठन घोषित किया जाएगा तो भूमिहार वोट बैंक हो सकता है नाराज हो जाए, तो इसलिए पोटा के आतंकवादी संगठनों की लिस्ट में रणवीर सिन्हा का नाम राजनीतिक कारणों से नहीं रखा गया। मैं अरवल जिले का एसपी था। 7 मई सन 2003 को मैंने वहां ज्वाइन किया और 10 मई को सिर्फ 3 दिन बाद सारे आंकड़े इकट्ठे करके मैंने प्रस्ताव भेजा कि रणवीर सिन्हा को भी पोटा के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए। मेरे उस प्रस्ताव में सारे नरसंहारों की सूची थी, किस गांव में नरसंहार हुए, गांव के नाम थे, किस तिथि को किस तारीख को नरसंहार हुए, सारी तारीखें थी, कितने लोग मारे गए, मृतकों की संख्या थी। तो उसके बाद समझिए छोटा सा एक भूकंप आ गया, एक जलजला आ गया और रणवीर सिन्हा के जितने भी सफ़ेद पोश लोग जो समर्थक थे, हमदर्द लोग जो थे, बिल्कुल वो उछलने लगे, उनमें खलबली मच गई और बहुत तरह की मुझे धमकियाँ मिली, बहुत तरह से जो होता है दबाव डाले गए कि मैं वो प्रस्ताव वापस लूँ, ये करूँ वो करूँ। लेकिन मैं भी तो जिद्दी आदमी हूँ, तो मैं टस से मस नहीं हुआ। तो खैर मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया या करवा दिया गया, वो एक अलग कहानी है, बाद में सुनाऊँगा। उसके बाद साथियों ये किस्सा तो ख़त्म हुआ। जब मियाँपुर नरसंहार हुआ था सन 2000 में औरंगाबाद में, तो उस समय बिहार सरकार ने एक अमीर दास आयोग का गठन किया था। ये जस्टिस अमीर दास जो थे वो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस थे, सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे और इनको कहा गया था रणवीर सिन्हा के राजनीतिक संबंधों की जांच करने के लिए। और मैं खुद अमीर दास आयोग के सामने कई बार हाजिर हुआ। मैंने बाकायदा शपथ लेकर बड़े बड़े नेताओं के नाम बताए जो रणवीर सिन्हा के साथ मिले हुए हैं, जो लोग उठते बैठते हैं रणवीर सिन्हा के आतंकवादियों के साथ। उसके बाद सन 2005 के नवंबर में जब पलटू राम की सरकार बनी, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने भाजपा के सहयोग से, तो इन लोग को लगा कि अमीर दास की रिपोर्ट जो उस समय जारी होने ही वाली थी, उस रिपोर्ट के बाद तो पूरा धमाका हो जाएगा, सब लोग बेनकाब हो जाएंगे। तो इन लोगों ने अमीर दास आयोग को ही भंग कर दिया, मतलब उसकी रिपोर्ट इन लोगों ने आने ही नहीं दी। इससे आप समझते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ षड्यंत्र होता है, कितनी ज़्यादा साजिश होती है और सत्ता के गलियारों में भी रणवीर सिन्हा की कितनी ज़्यादा पैठ थी। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो गिरिराज सिंह हैं वो रणवीर सिन्हा के क्यों एजेंट हैं, क्यों उसके दलाल हैं। तो वो बात ये है कि 1 जून सन 2012 को रणवीर सिन्हा का जो सरगना था परमेश्वर मुखिया, उसकी गोलियों से हत्या कर दी गई, गोलियों से उसको छलनी कर दिया गया। सुबह 4 साढ़े 4 की बात थी। वो आरा में एक कटीरा मोहल्ला है, कटीरे मोहल्ले में मॉर्निंग वॉक पर निकला था तो उसको लोगों ने घेर कर मार डाला। उसके बाद फिर जो होता है, फिर बिहार पे एक भूकंप आया। उस समय डीजीपी साहब थे मिस्टर अभयानंद, वो लोगों को समझाने बुझाने आरा पहुँचे, तो उनके साथ भी रणवीर सिन्हा समर्थकों ने धक्का मुक्की कर दी। उसके बाद अगले दिन 2 जून 2012 को जब शव यात्रा निकली परमेश्वर मुखिया की, जो कि बिहार का सबसे खूंखार आतंकवादी था, तो शव यात्रा में हज़ारों गुंडे मोटरसाइकिल पर सवार थे और पूरे पटना में, राजधानी में वो लोग तोड़ फोड़ आगजनी करते हुए आगे बढ़ते चले गए, भड़काऊ नारे लगाते हुए। और पलटू राम की सरकार बिल्कुल मतलब जिसको कह सकते हैं मूक दर्शक बनकर खामोशी से देखती रही, कुछ नहीं किया गया। और ये जो गिरिराज सिंह है, ये आके टीवी चैनलों पर आके
कूद कूद के कहने लगे कि अरे परमेश्वर मुखिया तो गांधीवादी थे, परमेश्वर मुखिया तो गांधीवादी थे। अब बताइए इससे ज़्यादा बेशर्मी क्या हो सकती है कि गांधी जी ने ज़िंदगी भर अहिंसा का पाठ पढ़ाया, वो चरखा चलाते थे, अहिंसा की बात करते थे, और गिरिराज सिंह परमेश्वर मुखिया को गांधीवादी बता रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी नज़र, उसकी गिद्ध दृष्टि भूमिहार वोट बैंक पर थी। और ये फिर भागा भागा वो जो परमेश्वर मुखिया का गांव है बेलाउर, भोजपुर जिला, वहाँ भी छाती पीटते हुए पहुँच गया। तो पूरी तरह से एक तरह इसने मतलब जिसको कहते हैं नंगई कर दी। तो अब मैं इससे कैसे जुड़ा हुआ हूँ वो भी मैं आपको बता दूँ। ये 2014 की बात है, नवंबर 2014 की। उस समय मैं बिहार मानवाधिकार आयोग में तैनात था और उसी समय ये गिरिराज सिंह को नरेंद्र मोदी सरकार में शामिल किया गया था। तो आप जानते हैं कि बुज़दिलों के तो मुंह में दही जम जाता है, लेकिन दास तो बिंदास बोलता है, चाहे वो नौकरी में हो या बाहर हो। तो मैंने अपने लेटर पैड पर स्पेशल ब्रांच को, विशेष शाखा को सूचित किया कि ये जो गिरिराज सिंह है ये रणवीर सेना का एजेंट है और इसकी पूरी जांच कराई जाए। स्पेशल ब्रांच जो होता है, विशेष शाखा, वो बिहार पुलिस की खुफिया इकाई होती है, यानी कि जासूसी का काम कर सकती है, आप बोलचाल पे कर सकते हैं। तो फिर जब मैंने वो चिट्ठी लिखी और वो भी एक केंद्रीय मंत्री के खिलाफ, तो फिर एक जलजला आया, फिर भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 8-9 के आसपास आंकी गई। उसके बाद उस समय जो चेयरमैन थे बिहार मानवाधिकार आयोग के, वो उनका नाम था बिलाल नज़की। बिलाल नज़की साहब कश्मीरी थे और हैदराबाद हाई कोर्ट पे जस्टिस वगैरह रह चुके थे। रिटायरमेंट के बाद वो बिहार मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन बने हुए थे। अब बिलाल नज़की साहब के भी हाथ के तोते उड़ गए कि ये अमिताभ ने क्या कर दिया। उन्होंने अपने चैम्बर में मुझे बुलाकर कहा कि आप ये जो रिपोर्ट आपने भेज दी है ये आप वापस लीजिए। मैंने कहा कि मैं तो वापस नहीं लूँगा, मैंने जो लिखा है सच लिखा है, सच के सिवा कुछ नहीं लिखा है। केंद्रीय मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई हो, मैं तो उसकी पोल खोलूँगा ही। एक IPS अधिकारी के रूप में मैंने संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली है। मैंने नरेंद्र मोदी के प्रति निष्ठा की शपथ थोड़े ली है, गिरिराज सिंह के प्रति निष्ठा की शपथ थोड़े ली है। तो बिलाल नज़की साहब भी घबराए कि ये क्या हो गया। तो उन्होंने मेरे खिलाफ सरकार को लिख दिया कि भाई इनको मानवाधिकार आयोग से हटाया जाए। गृह विभाग में उन्होंने चिट्ठी भिजवा दी। उसके बाद 2-4 रोज़ बाद ही मेरा ट्रांसफ़र वहाँ से हो गया, मैं नागरिक सुरक्षा पहुँच गया, सिविल डिफेंस, फिर वो एक अलग कहानी है। लेकिन अब देखिए वो गिरिराज सिंह, देखिए आप गिरिराज सिंह का हुलिया देखिएगा तो पूरा एकदम सनातनी हुलिया है। लंबी सी चुटिया रखते हैं, ऐसी चुटिया टलीपुत्र की धरती पर 2500 साल पहले चाणक्य भी नहीं रखता होगा, कौटिल्य नहीं रखता होगा, जैसी चुटिया गिरिराज सिंह रखते हैं। और गिरिराज सिंह के पास आपको याद होगा कुछ साल पहले 2-3 करोड़ रुपए बरामद भी हो गए थे नकद। और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये तो मेरे हैं ही नहीं, ये तो मेरा भाई है, नागपुर में उसके संतरे के बगीचे हैं और ये सारी दौलत उसकी है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले भी क्या केंद्रीय मंत्री पर करते, वो लोग भी खटिया के नीचे दुबक गए। उस जांच का भी क्या हुआ वो आज तक किसी को पता ही नहीं चला। तो ऐसे हैं गिरिराज सिंह, कभी इस पर बात छेड़ देते हैं, जो मोदी का विरोध करता है कहते हैं कि भाई पाकिस्तान चले जाओ। ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान जो है वो गिरिराज सिंह की मतलब कुछ पैतृक संपत्ति हो कि यही डिसाइड करेंगे कि कौन भारत में रहेगा, कौन भारत छोड़ेगा। कभी कहेंगे कि हिंदुओं को झटका मीट खाना चाहिए। मुझे तो ये लगता है कि कहीं इनकी जब कुर्सी चली जाए तो ये कहीं झटका मीट की दुकान खोल के ना बैठ जाए, कहीं खस्सी ना बेचना शुरू कर दे। तो ये है गिरिराज सिंह की कहानी। और सबसे दुख मुझे इस बात का है कि पिछली बार गिरिराज सिंह ने कन्हैया कुमार को बेगूसराय से हराया था। कन्हैया कुमार का मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ और मैंने उनकी आत्मकथा पढ़ी है, फ्रॉम बिहार टू तिहाड़। और वैसे बौद्धिक व्यक्ति को गिरिराज सिंह हरा के पहुँच गए। इस बार फिर गिरिराज सिंह खड़ा है। और बेगूसराय से मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेरे कुछ भावनात्मक रिश्ते हैं। मेरे बचपन के 3 साल बेगूसराय में बीते हैं, 1972, 73, 74। बेगूसराय को मैं बहुत पवित्र धरती मानता हूँ क्योंकि बेगूसराय ने इस देश को राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जैसा महान कवि दिया है, एक महान विभूति को दिया है। और उस बेगूसराय की पवित्र धरती से एक गिरिराज सिंह जो रणवीर सेना का एजेंट है वो खड़ा हो रहा है। तो अब बेगूसराय वाले खुद सोच लीजिए किसको जिताना है, किसको हराना है। कुछ समझ में आए तो नोटा दबा दीजिए, यदि कुछ समझ में नहीं आए लेकिन कम से कम गिरिराज सिंह को वोट नहीं दीजिए। तो आज का वीडियो यहीं तक। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।